सब ना। ठीक है फराज, सबसे पहले तो जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनके ये बात मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। जो एनिमल सोर्स से जिंक मिलता है, एक तो वो ज्यादा मिकदार में मिलता है, ठीक है, एज कम्पेयर एक्चुअली। अगर हम पौधों से मिलने वाले जिंक को अगर हम कंपेयर करें, तो जो हमेशा एनिमल से मिलने वाली या जानवरों से मिलने वाली खुराक होगी उसमें जिंक हमेशा ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा। दूसरी जो अहम पॉइंट है वो नोट करने वाला ये है कि जो एनिमल या जानवरों से मिलने वाली खुराक से हमें जिंक मिलता है वो हमारे जिस्म में ज्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है। प्लांट्स या पौधों से मिलने वाला जिंक क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे सेलुलोज और फाइबर्स होते हैं, एक तो वो हमारी बॉडी में जो हमारे जिस्म है उनको हजम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ साथ ओके, प्लांट्स में फाइटिक सॉरी एसिड डॉक्टर और आयशा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? वो जी, एक मुझे आ भाई रही है। ने एड्रेस किया हुआ है, उनसे पूछ लें, वो कुछ आई थिंक तो शेयर करना चाह रहे हैं, जहां जेब। जी मैम मैं ये जहां जेब, पूछना आपको आवाज आ चाहूँगा। रही है? जी, जी मैम, जी मैं जी। ये पूछना चाह रहा हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब भाइयों को, बहनों को अस्सलाम वालेकुम। और सेकंडली बात ये है कि मैम जिनको हाइट का इश्यू होता है या मतलब उनका जो है, आपने जिस तरह बताया कि माइंड उनका अ, चलो वो 12 साल की एज में रहे होते हैं और 8 साल उनकी जो माइंड लेवल होता है वो 8 साल की एज का होता है। तो इसमें मैम ये जो ज़िक के साथ कोई और कॉम्बिनेशन होगा इस चीज़ का कि मतलब ज़िक ही उनको यूज़ करवाया जाए, या इसके पीछे क्या प्रोसेस है? ये मैं पूछना चाह रहा था। डॉक्टर आयशा, आपको आवाज आ रही है भाई की? अति आपकी आवाज स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो है? मैं डॉक्टर जी आयशा से अब ठीक है, अब ठीक है। और जज़ाकल्लाह। हाँ जी हाँ जी, मैंने कहा भाई का क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी, वो कॉम्बिनेशन पूछने हैं, सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन पूछने हैं। अच्छा, इस तरह है जहाँ ज़ेब कि आप ना बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है? मैं व्हाट्सएप पे आपको भरपूर यानी कि वो अच्छे तरीके से जो है ना गाइडलाइन दे दूँगी। इसमें ये होता है, एज फैक्टर होता है, आपकी एज कितनी है, यानी जिस क्लाइंट को हम डील कर रहे हैं, उसकी एज कितनी है, हाइट कितनी है। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा अहम एक चीज़ है कि यानी उनके इनहेरिटेंस में, डीएनए में या उनके पेरेंट्स की हाइट्स कैसी हैं, ठीक है ना? सॉरी मैम, तो मैं ये आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ पर डिस्टर्ब है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा प्रॉपर। अभी मैम आवाज़ आ ठीक रही है आ मेरी? रही है आवाज, ठीक आवाज आ रही है, लेकिन ये इनकी तरफ है डिस्टरबेंस हो, लेकिन हमें तो ठीक आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा जहाँ ज़ेब, आप ना मेरे से बाद में व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, ठीक है? नंबर ले ले मेरा, यानी ठीक कि सिस्टर अस्मा से, ठीक तो देन मेरे से कर लीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर ठीक गाइडलाइन दे दूंगी, ठीक है? हाँ जी ठीक हो आयशा, आप गया मैम, कंटिन्यू ठीक हो करें गया। प्लीज। जी वही बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि एनिमल सोर्स से जो जिंक है वो ज़्यादा मिकदार में मिलता है और वो जिस्म में ज़्यादा अच्छी तरह एब्जॉर्ब होता है। अगर हम अभी इनके सोर्सेज की या इनके ज़राए की बात करें कि किस तरह जिंक हमें जो मिल सकता है या हमारी खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिंक का अच्छा सोर्स है, तो उसमें जो है वो गोश्त जो है वो जिंक का अच्छा सोर्स है, गोश्त, बीफ या मटन, ठीक है। इसके अलावा यीस्ट, बियर यीस्ट, होल व्हीट फूड्स, गंदम की जो खुराक होती है, ठीक है, एग प्लांट या ब्रिंजल या बैंगन, ठीक है, सोयाबीन्स, फलियां जो होती हैं, अंडा, दूध, और जो हमारी सी फूड है, और सी फूड में जो ऑयस्टर है वो जो है हम जिंक का अच्छा सोर्स है। अगर हम ऑयस्टर को ही थोड़ा डिटेल में देख लें तो सबसे पहले तो ये चीज़ बता दूं कि जिस तरह 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरह 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो जो है हमारे पास ऑयस्टर है, इसके 100 ग्राम में से हमें 712 ऑलमोस्ट मिलीग्राम जो है वो जिंक जो है वो हमें मिल जाता है। अब अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि अगर हम इस किन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं, खुराक के सोर्सेज तो हमने स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हम केमिकली देखें या किन सोर्सेज से ऑब्टेन करके हम इन्हें सप्लीमेंट की फॉर्म में बना सकते हैं, तो वो दो ही तरीके हैं कि आप इसे केमिकल से बनाएंगे या आप इसे किसी कुदरती तरीके से हासिल करेंगे। अब केमिकल से लिए गए जिंक से और कुदरती तौर पे जो जिंक हासिल हुआ है, उन दोनों में क्या फ़र्क होगा? जो केमिकल से बनाया हुआ जिंक होगा वो हमेशा कॉम्बिनेशन में होता है सल्फेट्स वगैरह के साथ, सल्फेट्स के साथ, सल्फाइड्स के साथ, ऑक्साइड्स के साथ। अब जब वो जिसमें जज़ब होता है ना, एक तो उसके जज़ब होने की जो कह लें कि एब्जॉर्ब होने की जो मिकदार है वो सिर्फ 7% है, 7% है, ठीक है। लेकिन जब ये साथ में जज़ब होगा, साथ में ये होगा कि आपको नौजिया यानी कि ऐसे फील होगा जैसे उल्टी हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है।
साथ में आपके मैदे का कोई ना कोई हिस्सा जो या अमल जो है वो मुतासिर होगा, मैदे का कोई ना कोई अमल जो है वो मुतासिर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुदरती ज़राए से जिंक जो हमें ऑब्टेन होता है, हासिल होता है, उसको देखें तो वो जो जिंक होता है वो हमेशा कॉम्बिनेशन में होता है सिट्रेट्स के साथ, ऑक्सलेट्स के साथ, लैक्टेट्स के साथ। इनकी एब्जॉर्बेंस जो है वो ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक या केमिकल तरीके से हासिल किए जिंक से डबल है। ये 14% जो है वो जिस्म में जज्ब हो जाता है और इसके अलावा आपके मैदे को जो है वो बहुत कम मुतासिर करता है। अब जिंक लैक्टेट, जिंक कॉम्बिनेशन में जिंक सप्लीमेंट मौजूद है, जिंक लैक्टेट है। इसमें क्या होगा कि ये आपकी बॉडी के अंदर जज़ब होने में मदद करेगा, आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा तरीके से जो है अ, अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा एग प्रोटीन है, ये भी एक तरह से क्या करेगा, जिंक को जज़ब होने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा ग्लूकोज है, जिस तरह आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप कोई ना कोई शटल यूज़ करते हैं, कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। मतलब अगर आपने एक जगह से जैसे दूसरे शहर जाना है तो आप बस के ज़रिए जाते हैं। इसी तरह जो ग्लूकोज़ है वो एक कैरियर का काम करता है, ये ज़िंक को पकड़ता है और जहाँ इसकी टारगेट पोज़ीशन है, जहाँ इसने एब्ज़ॉर्ब होना है, ये वहाँ तक लेके जाता है। और मज़ीद अच्छी बात ये है कि ग्लूकोज़ लेकर तो जाता है लेकिन इसकी एब्ज़ॉर्ब, इसके जज़ब होने में जो है वो उसको ख़राब नहीं करता, उसकी बल्कि हेल्प ही करता है। अब अगर जिंक आपकी बॉडी में अच्छी मिकदार में मौजूद होगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्ट रहेगी, कोई ज़ख्म है वो ज़्यादा जल्दी जज्ब हो जाएगा, इम्यूनिटी, आपके जिस्म का जो हिफाजती निज़ाम है वो अच्छा रहेगा, आपकी भूख जो है वो अच्छी तरह लगेगी, आप अच्छे से खाना खाएंगे। इसके अलावा जो टिश्यूज़ आपके जिस्म में डैमेज हो गए हैं वो दोबारा बनेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी के बाद जो है वो जिंक जो है वो उस ज़ख्म को भरने में ज़्यादा जल्दी जो हील करने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा आपकी बॉडी के बहुत सारे निज़ाम, जैसे शुरू में ही बात हो गई थी कि जिंक ऑलमोस्ट 300 एंजाइम्स के अंदर अपना हिस्सा है उसका। तो जब एंजाइम्स को अपनी काम करने के लिए जिंक अच्छी मिकदार में मिलेगा, प्रॉपर मिकदार में मिलेगा, तो वो एंजाइम्स अपना सारे फंक्शन जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सकेंगे। अब जिंक जो है इसको कहाँ पे रिकमेंड किया जाता है? जिंक सप्लीमेंट वैसे तो सभी के लिए रिकमेंड किया जाता है लेकिन खास तौर पे उन लोगों में जिनमें जिंक की कमी हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे हैं या जिनके ग्रोइंग ईयर्स जा रहे हैं, जिनके अभी कद बढ़ने हैं, जिनकी ग्रोथ हो रही है अभी। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही होती है, आपका कद बढ़ा होता है, आप जिस्मानी तौर पे मजबूत हो रहे होते हैं। फिर आपकी एक मेंटेनेंस फेज़ आ जाती है कि जहाँ आपका कद बढ़ना तो रुक जाता है, हाँ, लेकिन आपकी बॉडी को मेंटेन रहने के लिए खुराक की, इस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जो बच्चे अभी ग्रोइंग ईयर्स में हैं, एडोलेसेंस एज में जाने वाले हैं, उनको जो है वो ज़िंक की जो है वो अच्छी मिकदार में ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मतलब हामला होते हैं, इसके अलावा जो लैक्टेटिंग वुमेन है यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, ठीक है? अब आपको पता है कि अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसका जो बच्चा है उसके अंदर मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है माँ के अंदर, तो उसने तो खुराक सारी वही अपनी माँ से ही लेनी है। तो अगर औरत में ही या उसकी माँ में ही कमी होगी, तो बच्चे के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंसी चली जाएगी, ठीक है? इसके अलावा अगर जो है वो माँ बच्चे को फीड कर रही है तब भी माँ जैसे शुरू के 6 महीने में माँ का दूध ही सिर्फ दिया जाता है बच्चों को। 6 महीने के बाद बच्चों को दूसरी खुराक जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करवाई जाती है, तो उस केसेज़ में भी ऑनवर्ड जो है बच्चा एक तरह से अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसकी माँ में किसी तरह से ज़िंक की कमी रह जाएगी, वो एट द एंड बच्चे के अंदर जाएगी। ऐसे लोग जो किसी ज़ख्म से हील कर रहे हैं, जिनके भी कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है, ठीक है? जिनको बॉडी में वीकनेस फील होती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, ठीक है? या वो लोग जो सिर्फ़ ज़्यादातर वेजिटेरियन हैं, ठीक है? जो ज़्यादातर सब्ज़ी खाते हैं या पौधों से मिलने वाली खुराक खाते हैं, वो गोश्त को, अंडों को, दूध को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, ठीक है? उनके लिए जो है वो ज़िंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि पौधों से ज़िंक बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है और अगर मिल भी जाए तो वो इतना अच्छा एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके कह लें कि निज़ाम या डाइजेशन के प्रोसेस में या खुराक हज़म करने के प्रोसेस में कोई ना कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, कि वो खुराक लेते तो हैं लेकिन वो उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं होती है सही तरह से। तो उन लोगों के लिए भी जो है ज़िंक सप्लीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी डोज़ेज कितनी लेनी है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? एक तो आपने इसे नीम गर्म पानी के साथ लेना है दिन में 2 दफ़ा। अब कितने कैप्सूल्स लेने हैं? जो 3 टू 10 इयर्स ओल्ड बच्चे होंगे यानी कि 3 से 10 साल के बच्चे होंगे, दिन में 2 दफ़ा 2-2 कैप्सूल लेंगे, ठीक है? इसी तरह 10 साल से ज़्यादा और ऊपर ऑनवर्ड जितनी भी एज होगी उसके लिए 4 साल
सॉरी 10 साल से ऊपर जितनी भी होंगे बच्चे या बड़े, वो 4 कैप्सूल लेंगे एक टाइम पे दिन में 2 दफ़ा, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो जिंक के कैप्सूल हैं वो दिन में 2 दफ़ा लेने हैं गर्म पानी के साथ। अब लेने कितने कितने हैं? जो 3 से 10 साल के बच्चे हैं वो एक टाइम पे 2 कैप्सूल लेंगे, और 10 साल से ऑनवर्ड जितनी भी उम्र के बच्चे नौजवान या आगे जितनी भी उम्र में जाएँगे, वो 4 कैप्सूल एक टाइम पे लेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो फराह ने आपसे पहले भी डिस्कस किए हैं, वो मज़ीद आपसे डिस्कस करेंगी। अगेन फ्लावर ऑफ लाइफ, जिंक जो है वो फ्लावर ऑफ लाइफ है। इसकी ये जो इसको कह लें कि इसका स्लोगन जो है फ्लावर ऑफ लाइफ, इसको रेज करने के पीछे एक ही रीज़न है कि ये जो है ग्रोथ को मेंटेन करता है। इसके अलावा जो कह लें कि मर्दों के अंदर उनकी फर्टिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, ठीक है? क्यों? मर्दों के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो उनकी फर्टिलिटी को एक तरह से कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने में ज़िंक जो है वो अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओके, अब हम थैंक यू ज़िंक सो की मच। फराह, मुझे आप कुछ कह रही हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे ना एक क्वेश्चन आया अभी डॉक्टर आयशा, फराह, एक मुझे आपकी बड़ी आवाज़ नहीं आ क्वेश्चन। रही सही से। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, अब आई है। अच्छा जी, अभी मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अभी हमें ना एक क्वेश्चन आया है कि हम जी, जो है ये जो सारी हमने जिंक की स्टडी की है, तो ये तो हम अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोसाइटी कर रहे हैं कि जो चाइना में उधर इशू है ना। तो इसको ठीक मैं है। बात को ना थोड़ा सा क्लियर कर दूं सबको कि अगर हम चाइना जैसे कंट्री को अगर हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो वहाँ डेफिशिएंसीज का ये हाल है। पहली बात तो ये कि अगर हम चाइना को डिस्कस कर रहे हैं, जो हेल्थ सेंटीमेंट यानी कि अगर हम हेल्थ इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं ना, यानी कि अगर हम हेल्दी यानी कि लाइफस्टाइल की तरफ जाते हैं, तो चाइनीज उन कंट्रीज में शामिल होता है जहाँ पे हेल्थ स्टैंडर्ड बहुत जबरदस्त है। वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स बहुत कम है, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, लोग ज्यादातर टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिकेशन एंड सेकंड न्यूट्रिशन इन चीजों पे बेस करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट। और वहाँ आप देखते हैं कि वहाँ पे जिम्बास्टिक प्लेयर और गेम्स और ये सारी चीजें जो है ये ज्यादा है, ठीक है? पहली बात तो ये कि इतना अच्छा लाइफस्टाइल होने की वजह से अगर वहां पे जिंक डेफिशिएंसीज हैं, तो फिर इधर क्या हाल होगा? ठीक है, हमारे तो खैर अल्लाह ही हाफिज है ना। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के रिपोर्ट्स रिसर्च करें ना, तो ये बहुत आगे निकल चुकी हैं, ये डेफिशिएंसीज बहुत आगे जा चुकी हैं ना। ठीक हो गया। और दूसरी बात यानी कि अगर हम पाकिस्तान के फिगर डिस्कस करते हैं, तो ये डोज इसीलिए मैं आपको प्रॉपर डोज नहीं बता रही हूँ अभी, कि आप मेरे साथ जब केस शेयर करेंगे ना, उसके स्टडी के अबाउट जितनी डोज उसे रिक्वायर होगी पेशेंट को, क्लाइंट को, हमारे यानी कि यूजर को, तो हम उस लिहाज से ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ये पर डे टू कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, 2x2 भी हो सकते हैं, 4x4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये अगली कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने समझ लें कि जिंक को स्टडी किया है, अभी हमने किसी कंट्री के साथ रेलिवेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज एक माइंड में रखिएगा। हाँ जी डॉक्टर आयशा, आप कंटिन्यू करें। जी, इसकी जो लास्ट चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप किसी भी बच्चे में या किसी भी पर्सन में जिंक की डेफिशिएंसी को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब जो आम से सिम्टम्स होंगे जिन्हें आप देख कर मतलब एक कर्स चेक कर सकते हैं कि उसमें जिंक की डेफिशिएंसी है। एक तो ये है कि उसमें भूख जो है वो कम लगेगी या भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो जाएंगे कि मैंने ये खाना है और मैंने ये नहीं खाना। या समटाइम ये हो सकता है कि वो खाना खाने से बिल्कुल ही इनकार कर दें। भूख में कमी भी हो सकती है। इसके अलावा जो है वो ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देंगे जिन्हें हम कहते हैं पीका, यानी कि नॉन फूड आइटम्स जो खाने में नहीं आती, ठीक है? लोग उन्हें खाते हैं, वो उनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है जिसकी वजह से वो खा रहे होते हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मिट्टी खा रहे होते हैं, सीमेंट के जो पीसीज होते हैं वो खाने लग जाते हैं, कच्चे चावल, कागज़ का टुकड़ा चबाने लग जाएँगे, नाखून चबाते हैं, कुछ लोग कपड़ा चबाते हैं, ठीक है? तो ये उस केसेस में ये भी एक सिम्पटम है, एक निशानी है कि जो पर्सन है उनमें ज़िंक की कमी है। इसके अलावा बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो ग्रोथ है यानी कि उनका कद का बढ़ना है वो स्लो हो जाएगा। आम बच्चे की निस्बत जो है जिंक की कमी वाले बच्चे का कद 3 से 6 सेंटीमीटर कम होगा। इस तरह वज़न जो है वो 2 से 3 किलो केजी जो है वो कम होगा। इसके अलावा इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी तो वो पर्सन जो है वो बार-बार किसी न किसी प्रॉब्लम में ही रहेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम में, यानी कि कभी बुखार हो जाएगा, कभी ब्रीदिंग में कोई मसला आएगा। छोटे-छोटे इन्फेक्शंस बार-बार होंगे जो लेटर ऑन ज़्यादा इन्फेक्शंस की तरफ ले जाएँगे। निमोनिया होने के चांसेस हैं, और जो पसीना है वो ज़रूरत से ज़्यादा आएगा। इसके अलावा नाखून पे सफ़ेद धब्बे हो सकते हैं, और जो नाखून के पास की जो स्किन होती है उसमें स्वेलिंग हो सकती है।
ज़ुबान के ऊपर छाले हो सकते हैं, माउथ सोर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? और टंग सोर्स जिन्हें हम कहते हैं कि मुँह के अंदर जो है वो छाले हो जाएँगे, जिसकी वज़ह से अगेन उन्हें खाने में मसला होगा। ऑलरेडी उनकी भूख कम होगी और इस वज़ह से मज़ीद उनके खाने में कमी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। वो कभी इधर छलांगे मार रहे होते हैं, कभी इधर छलांगे मार रहे होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हीं बच्चों को जिन्हें देख के लग जाता है ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अगर आप उन्हीं बच्चों को बिठा के कोई प्रॉपर एक काम करवाना शुरू कर दें तो वो कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस एक जगह नहीं होगा। ऐसे बच्चे जो हाइपर एक्टिविटी का शिकार होते हैं लेकिन उनका फोकस जो है वो पुअर होता है, ठीक है? या वो रिस्पॉन्स किसी चीज़ को कम कर रहे होते हैं, कि आप उन्हें एक ही सबक बार-बार पढ़ा रहे हैं या किसी काम की तरफ उनका ध्यान लगा रहे हैं लेकिन वो नहीं लग रहा, ठीक है? या वो आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, स्लो रिस्पॉन्स है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है या पुअर लर्निंग एबिलिटी यानी कि वो उस चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी जो है वो ज़िंक की डेफिशिएंसी की एक सिम्पटम हो सकती है। इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं, स्लीप की नज़र में प्रॉब्लम हो सकता है। जिल्द के ज़ख्म हो जाएँगे क्योंकि इम्यूनिटी कम है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि जिस तरह अगर हम एक कंट्री की बात करें तो उसमें लाइन ऑफ डिफेंस डिफरेंट होते हैं, पुलिस होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, फिर आपकी आर्मी होती है। इसी तरह अगर हम आपकी बॉडी की बात करें तो आपकी बॉडी की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसने सबसे पहले आपकी हिफाज़त करनी है, वो आपकी स्किन है। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली किसी भी इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स नहीं कर सकेगी। क्या होगा? उसमें प्रॉब्लम हो जाएँगे, कोई ज़ख्म हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अगर कोई ज़ख्म हो भी गया है तो उसको हील होने में टाइम लगेगा। स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं उनके ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। इसके अलावा जो है माउथ ओरल अल्सर्स या अल्सर्स या जो है मुँह में अल्सर्स का होना, सोर्स का होना जो है वो बार-बार होगा। नेक्स्ट स्लाइड फरा कर दें फरहाद भाई। जी जी। फरा ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद वो वाइंड अप है जस्ट। वो तो हमने करना है ना, थैंक्स। नहीं थैंक यू मतलब सो स्लाइड मच का जज़ाकल्लाह। हाँ जी, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं, बहुत मजा आया है, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू मज़ा फरा। आया, थैंक्स। एंड मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे पता है डॉक्टर आयशा आप हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं और आपकी मसरूफ़ियत भी है, लेकिन मैं जब भी यानी कि आपके साथ कंसल्ट करती हूँ, आप बहुत ज़्यादा यानी कि जो है वो साथ भी देती हैं और साथ में पार्टिसिपेट भी करती हैं। तो इसके लिए मैं आपकी थैंक यू बहुत फरा। ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने बर्दाश्त किया। मेरे गले में आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे ना बार-बार क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि कोई काउंसलिंग बात नहीं, पेशेंट्स की ज़्यादा करने से गला थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ऐसा ही है, मैं समझती हूँ न्यूट्रिशन समझाना कितना टफ अमल है, वो भी हमारी बिल्कुल, जनरेशन पाकिस्तानियों को। बिल्कुल। सही बात है, ये लास्ट डेज जो कम से कम हमारे जो क्लोजिंग के लास्ट डेज होते हैं ना डॉक्टर साहब, यकीन करें कि दिमाग के साथ ना वो दही बनी होती है दिमाग की, यानी बिल्कुल ऐसे गाइड ही कर होता करके है। क्लाइंट्स को। अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स के मुझे मैसेजेस आए हुए हैं, रिपोर्ट्स आई हुई हैं और मैंने अभी तक मैं स्टडी नहीं कर सकी हूँ, हालांकि मैं सुबह से बिजी थी। अच्छा, टॉपिक हमारा चल रहा था जिंक का ना, तो मैं एंड पे एक दो चीजें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि हमने कहा कि 15 मिलीग्राम जिंक, डब्ल्यूएचओ कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन को 15 मिलीग्राम जिंक चाहिए डेली बेस पे। तो डोज के हिसाब से मैं बताने लगी हूँ कि टाइम्स के 4 कैप्सूल इक्वल हैं 15 मिलीग्राम जिंक के, ठीक है। अगर हम इसे डाइट से लेने की ट्राई करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि आप हमें डाइट बताएं ना, हमें डाइट बताएं, हम डाइट से ले लेते हैं जिंक। तो अगर हम डाइट की तरफ जाते हैं, पहली बात तो ये कि हम आइडियल डाइट ले नहीं सकते डेली बेस पे। अगर हम ले लें तो उसमें केमिकल, ये यानी कि कलर हो गए, केमिकल हो गए, ठीक है ना, उसमें स्प्रे खादें, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा ऐड हैं कि अगर हम आइडियल डोज पे भी जाएं तो हमें नहीं मिल सकेगा। 15 मैम ये मिलीग्राम होता किसमें है, ठीक है ना। सवाल ये जी जी कुछ कुछ कहना चाह रहे मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आजकल मतलब जो भी है खाने के लिए, चावल हैं, हैं। गंदुम है, सब्जियां हैं, हम्म। या आप बिल्कुल मीट ले लें, तो बिल्कुल। इसमें विदाउट ये जो खाद्य वगैरह या जो अद्वियात हैं, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। कुछ अब भी नहीं है, बंदा बिल्कुल के ऐसे ही है। जी ये अब ढूंढने शुरू हो जाए जी, मैं ये विदाउट ये जो है खाद्य वगैरह और अद्वियात हम्म। के इसमें यूज़ नहीं हुई हैं, तो वो मैं चीज़ें ढूँढूँ, तो ये तो नामुमकिन प्रोसेस है, नामुमकिन है। और जिस तरह ये आपने कहा नामुमकिन जी है। न्यूट्रिशन समझाना पाकिस्तानी अवाम को बड़ा औखा काम है।
तो वो हम्म। इसमें ये है कि मैम अब देखे मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ, अब मुझे तो सही है। न्यूट्रिशन के तो मैं रेलिवेंट दूर से भी तल्लुक नहीं है मेरा। मैं अपना बताती हूँ जहांजेब, मैंने खुद मैंने बीकॉम किया था, उसके बाद मैंने डेटाबेस आई स्पेशलिस्ट हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब मैंने अकाउंट्स पढ़ा है और उसके बाद मैंने कंप्यूटर साइंसेज पढ़ी है, मेरा दूर दूर तक न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बेस पे और जो सीखा और जो भी सीख रहे हैं, ठीक है ना, जी जी तो मुझे लगता है यानी डाइट प्लान बनाना होता है डॉक्टर लीशा लोगों ने, डॉक्टर मैविश लोगों ने, और वो मुझे मैसेजेस कर रही होती है कि फरा आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, आपने एक्सपीरियंस से लिया तो आप हमारी साथ हेल्प करें, क्योंकि फील्ड जी उनकी जी है, वो प्रोफेशनल है। मतलब ये कहने का जहांजेब भाई कि हम बीबीए से पहले कौन सा हमने अकाउंट्स की अलफ-बे पढ़ी थी, जी जी ठीक है ना, यानी कोई भी मैं काम है ना अकाउंट जब से पहले अकाउंट से पहले देखिए आप इनके रेलिवेंट फील्ड भी तो है ना आईकम, अगर आपने आईकम नहीं किया है तो वो थोड़ा आपके लिए टफ होगा